स्टार्ट करते हैं। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये हमारा आज का टॉपिक है। मैंने कल भी आपको बताया था कि ये वृत्ताकार लूप बना लेते हैं और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है। तो इसके कारण कैसा चुंबकीय क्षेत्र होगा? तो बच्चों, जब भी आप किसी बिंदु पर पहुंचेंगे, यहां पर पहुंचेंगे, तो वो बिंदु एक सीधे तार की भांति ही कार्य करेगा। इस वृत्ताकार लूप के किसी बिंदु पर अगर आप देखेंगे तो वो एक सीधे, वहां पर तो कार्य होगा ही नहीं, वो बिंदु एक सीधे तार की भांति कार्य करेगा। और किसी सीधे तार के चारों तरफ मैंने कल आपको बताया था सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती है। जैसे जैसे ये बढ़ते चले जाएंगे और केंद्र तक पहुंचेंगे, तो केंद्र में क्योंकि सभी तरफ से आएंगे, इस बिंदु से भी, इस बिंदु से भी, सभी बिंदुओं से सकेंद्रीय वृत्त बनेंगे। तो जैसे केंद्र पर पहुंचेंगे तो समांतर रेखाओं के रूप में वो हमें चुंबकीय क्षेत्र दिखाई देगा। दिखाई तो देता नहीं है, महसूस होगा। तो ये रहा आपका किसी विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण या लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का होता है, ये मैंने आपको बताया। समझ में आया या एक बार फिर समझाऊं? एक बार। देखिए बच्चों, ये जो लूप बना है या जो वृत्ताकार जो आकृति आपके सामने बनी है, इसे कारण हम देखना चाहते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा। तो ये जो लूप है, इसके किसी एक बिंदु पर हम केंद्रित करें तो वो बिंदु एक सीधी रेखा के समान ही लगेगा, या होगा या होता है। और सीधी रेखा के कारण चुंबकीय क्षेत्र तो आपको निकालना देख ही लिया पीछे वाले टॉपिक में। ये सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होता है, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में, ठीक है। अब धीरे धीरे जब चारों तरफ से ये वृत्त बढ़ेंगे तो केंद्र तक पहुंचते पहुंचते रेखा एक दूसरे के समांतर नजर आएगी। तो इस प्रकार से हम किसी पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है ये हमने जाना। अब बच्चों, ये जो पाश है, या इसे मैं अगर कुंडली जैसा कहूं तो इसमें केवल एक ही फेरा है। कुंडली में बहुत सारे फेरे होते हैं नहीं होते हैं? तो एक से ज्यादा फेरों वाली कुंडली द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, इसके बारे में भी हम सीखते हैं। क्या है टॉपिक हमारा? एक से ज्यादा फेरों वाली कुंडली के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र। बात समझ में आई या नहीं है? ये अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों, किसी विद्युत धारावाही तार के कारण किसी बिंदु पर दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर करता है। चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा ये तो आप जानते हैं। जैसे धारा प्रवाहित होगी उसमें जी, ऊपर को है तो क्षेत्र की दिशा ऐसे होगी, सीधे हाथ से पकड़ेंगे हम। नीचे को धारा जा रही है तो इस तरीके से होगी, उल्टी होगी। तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। यदि दो फेरों वाली कुंडली हो, अगर कुंडली में दो फेरे हैं तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एक फेरे वाली कुंडली द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में 2 गुना अधिक प्रबल होगा। क्योंकि जब दो कुंडलियां बन जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र डबल हो जाएगा। दोबारा समझिए मैंने क्या बोला। यदि दो फेरे वाली कुंडली हो तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एक फेरे वाली कुंडली द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में 2 गुना प्रबल होगा, क्योंकि दोनों ही उत्पन्न करेंगे। उसी प्रकार यदि 3 फेरे वाली कुंडली है तो चुंबकीय क्षेत्र 3 गुना हो जाएगा। और बहुत सारे अगर उसमें फेरे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज्यादा प्रबल होगा और वो एक बड़े चुंबक की भांति कार्य करने लगेगा। वो कुंडली फिर किसकी भांति कार्य करने लगेगी? एक बड़े चुंबकीय क्षेत्र की, ठीक है। अब एक चीज और हम सीखते हैं कि ये जो फेरा है, ये एक फेरा है, इसमें मान लिया विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे? तो दिशा के बारे में तो मैंने बताया, ठीक है। तो बच्चों, किसी धारावाही पाश द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा
उसमें प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा पर निर्भर करती है। यदि हम सामने से देखें तब पाश में धारा अगर घड़ी की सुइयों की दिशा के विपरीत दिशा में है, घड़ी सुई ऐसे घूमती है, अगर धारा ऐसे जा रही है, धारा इस तरीके से जा रही है, तब अक्ष पर उत्पन्न होने वाली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अक्ष के अनुदिश बाहर की ओर होगी। मैंने कहा था यहाँ पे समांतर होता है, वहां से आ रहा है पीछे से, तो चुंबकीय क्षेत्र जो आएगा उसकी दिशा बाहर की ओर, ऊपर की ओर निकलती दिखाई देगी, यानी चुंबकीय क्षेत्र ऐसे आएगा, इधर से बाहर निकलेगा। समझ गए जी? मतलब ये बंद पाश है तो चुंबकीय क्षेत्र इधर से बाहर की तरफ विपरीत है, और अगर घड़ी की सुइयों की दिशा में ही है, विद्युत धारा बह रही है, तो फिर चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से अंदर की तरफ जाता हुआ हमें मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि विद्युत धारा की दिशा जिस प्रकार की होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी उसी प्रकार की होगी। इसमें बंद पाश में आई बात आपको समझ में? जी सर। अब हम पढ़ेंगे परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। परिनालिका, धारावाही परिनालिका। अब पाउस करें। पाउस। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बल्कि मैं इसे धारावाही परिनालिका ही कहूँ, धारावाही परिनालिका, क्योंकि विद्युत धारा तो हमने इसमें प्रवाहित करनी है ना। धारावाही परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, सबसे पहले हम ये जानें कि परिनालिका क्या है जी, है ना। तो परिनालिका या परिनलिका क्या होती है? नलिका होती है एक पाइप। क्या होती है नलिका? एक पाइप होता है, खोखला एक पाइप होता है, बेलन, खोखला बेलन कह दो या पाइप कह दो। ये खोखला बेलन होता है इसमें, और फिर इसमें हम क्या करते हैं, लपेटते हैं विद्युत तार इस तरीके से, ये, और इसे किसी विद्युत संयंत्र से जो विद्युत धारा सेल बैटरी से जोड़ देते हैं ताकि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो। तो मैंने आपको सबसे पहले धारावाही परिनालिका बताया कि होता क्या है ये परिनालिका। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि ये खोखले बेलन के ऊपर चालक तार को लपेटकर बनाई गई है। तो इसमें भी एक तरीके से बहुत सारे लूप या पाश बन गए, और जब इसमें प्रवाहित होगी धारा तो चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा वो भी काफी तीव्र होगा, बहुत ज्यादा उच्च होगा। तो बच्चों, विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति को पास पास लपेटे अनेक फेरे वाली कुंडली परिनालिका कहलाती है। जैसे मैंने बताया, यह अनेक वृत्ताकार कुंडलियों के मिलने से बनी होती है। ठीक है, जैसा कि चित्र में मैंने आपको दिखाया है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तब इसमें क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाएं हाथ के नियम की सहायता से ज्ञात की जाती है। अभी आपने वो पढ़ा नहीं है। इस नियम के अनुसार परिनालिका का वह सिरा जिसमें होकर बल रेखाएं भीतर की ओर जाती हैं दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। तो हम जान चुके हैं कि जिधर आ रही है बल रेखाएं वो हमारा क्या है, दक्षिणी ध्रुव, और जिधर से निकलती है वो उत्तरी ध्रुव, वो उत्तरी ध्रुव होता है। तो हम पहले से जानते हैं ना कि उत्तरी ध्रुव क्या है। तो ये भी एक चुंबक की भांति ही कार्य करेगा, बिल्कुल जैसे चुंबक क्षण चुंबक कार्य करता है वैसे ही ये कार्य करेगा। ठीक है ना। अब लेकिन इसमें हमें एक बात याद रखनी है कि विद्युत चुंबकों की जो ये विद्युत के द्वारा जो इसके परिनालिका जो एक चुंबक के समान कार्य करती है, जो इसका चुंबकत्व है, जो इसकी क्षमता है, वो किस पर निर्भर करेगी? वो दो तीन बातों पर निर्भर करती है। एक तो ये फेरों की संख्या कितनी, फेरों की संख्या जितनी ज्यादा होगी उतना ही प्रबल चुंबक बनेगा। नंबर 2, धारा की तीव्रता, धारा जितनी ज्यादा तीव्रता की होगी जितने ज्यादा एम्पीयर बढ़ेंगे। नंबर 3, ये जो आपने
जो इसकी क्रोड है, इस क्रोड में कौन सी धातु आप ले रहे हैं? आप गत्ते पर लपेट रहे हैं, आप प्लास्टिक पर लपेट रहे हैं, आप लोहे पर लपेट रहे हैं। लेकिन अगर नर्म लोहा है, नर्म लोहे की क्रोड जो होगी उसमें बहुत प्रबल बनेगा, तो उसके पदार्थ पर भी निर्भर करेगी जो आप ले रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता। तो इस प्रकार हम विद्युत के द्वारा चुंबक बना सकते हैं, जिसे हम विद्युत चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? विद्युत चुंबक। विद्युत के द्वारा जो बनने वाली चुंबक है उसे हम विद्युत चुंबक कहते हैं। तो बच्चों, लौह चुंबकीय पदार्थ से बनाए गए चुंबक को अल्प समय के लिए चुंबकत्व धारण करते हैं, अस्थायी चुंबकीय कहलाते हैं, क्योंकि जैसी धारा प्रवाहित करनी बंद कर दोगे चुंबकत्व समाप्त हो जाएगा। यह कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर चुंबक बनते हैं, और जब धारा बंद कर देते हैं तो इनका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। विद्युत चुंबक की क्रोड के लिए प्रयोग किए गए पदार्थ में निम्न गुण होने आवश्यक है। जो क्रोड में जो आप पदार्थ ले रहे हो, मैंने जैसे नर्म लोहा लिखा है, एक तो उच्च प्रारंभिक चुंबकशीलता होनी चाहिए, निम्न निग्रहिता होनी चाहिए, कम चुंबकीय क्षेत्र में भी अधिकतम चुंबकता तीव्रता होनी चाहिए, और उच्च धारणशीलता उसमें होनी चाहिए। ये पदार्थ में गुण होने चाहिए। इन गुणों के लिए नर्म लोहे की, ये गुण किस में होते हैं? जो ऊपर मैंने बताए वो नर्म लोहे में होते हैं, इसलिए मैंने पहले लिख दिया था। और ये बातें भी मैंने पहले लिख दी कि फेरों की संख्या पर निर्भर करेगी विद्युत चुंबक की चुंबकशीलता या चुंबकत्व उसका, और फेरों की संख्या पर, और क्रोड के पदार्थ पर। ये विद्युत चुंबक हमारे कहाँ काम आती है? विद्युत चुंबक कहाँ काम आएंगी? तो बच्चों, ये हॉस्पिटल्स में, मेडिकल में आती है ये काम में, और बिजली के उपकरणों में बहुत, जैसे पंखा चलता है तो इसमें चुंबक बनती है, इसमें भी एक कॉइल होती है। जैसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो जो कॉइल है चुंबक की तरह भांति कार्य करने लगती है, और फिर पंखे को घुमाने में सहायता करती है। बहुत सारे वॉशिंग मशीन में, जितने भी मोटर है, मोटर में तो सभी में यही सिद्धांत है, मोटर में यही सिद्धांत होता है, उसमें चुंबक बनती है, तभी वो बल के कारण घूमती है। ठीक है। और जैसे कहीं पर खनन चल रहा है बहुत बड़े क्षेत्र में, और वहाँ से हमें लोहे की पदार्थों को अलग करना है, तो एक बड़ी क्रेन में एक विद्युत चुंबक लटका देते हैं, उसे घुमा देते हैं, तो चुंबक के जो पदार्थ होते हैं उससे चिपक जाते हैं और आसानी से उन्हें छांटा जा सकता है। तो इस तरीके से विद्युत चुंबक हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है, उसे हम बहुत ज़्यादा उपयोग में ला सकते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँगा, इसको पढ़िए और अपना जो रोज का काम है उसे पूरा करते रहिए।